हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हम लोग इग्नू एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का एमएसओई 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर था दिसंबर 2021 सेशन का, उसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जो थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग हम पूरी यूनिट, पूरा डिटेल कंसेप्ट, फुल डिटेल्ड वीडियो ये रहने वाली है जिसके थ्रू आप सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं, प्लस सारा कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर जगह पे मिल जाएगा। आफ्टर दिस वीडियो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों की पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। सो इन केस किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस एक प्लेलिस्ट पूरी आपकी एमएसओई 3 की बनी हुई है, वहां पे भी बहुत सारे कंसेप्ट मैंने रिगार्डिंग दिस समझाए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी देख के चल सकते हैं। एज पर द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही एग्जाम आते रहेंगे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती रहूंगी। अभी देखिए एमएसओई 3 का है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैं भी अपने थोड़े से ऑफलाइन जो है उस कमिटमेंट के साथ थोड़ा बिजी हूं, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ मैं एक साथ कंटेंट आपको दे पाऊं। बट येस, जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे उस रिगार्डिंग आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द वीडियोस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज रिगार्डिंग द टी एन मदान व्यू ऑन नॉन रिनंसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टी एन मदान ने ये नॉन रिनंसिएशन का जो कंसेप्ट था ये कश्मीरी पंडित के कंटेक्स्ट में लेके एक्सप्लेन किया है। अब इसके रिगार्डिंग देखो, चांसेस है कि क्वेश्चन 10 में से ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये रहता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टी एन मदान ने बहुत सिंपल चीजें बोली है, इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहली बात तो इन्होंने जो पंडित थे उनकी स्टडी की है, कश्मीरी पंडित को बेस लेके उनकी लाइफ, उनके रिचुअल्स, उनके लाइफ के डिफरेंट पार्ट को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्टली हम एक्सप्लेन करेंगे कि टी एन मदान ने अपनी जो स्टडी की है वो कुछ चीजों पे बेस है। उन्होंने जो अपनी स्टडी की, एक तो उन्होंने खुद कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उस पर चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ जो पुराने हिंदू रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसको उन्होंने बेस लिया है, प्लस उन्होंने बाकी जो पुराने समय के कुछ एंशियंट टेक्स्ट वगैरह उन्हें मिले, उन्होंने उसकी डिटेल एंड डेटा को भी बेस लेके चला है। तो क्या है, इन्होंने जो रिलीजियस पैटर्न स्टडी कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में डिवाइडेड है, अपनी खुद की रिसर्च यूज करी है, हिंदू प्रैक्टिसेस के वर्क यूज करे हैं, प्लस वर्क ऑफ फिक्शन ऑफ एंशिएंट एंड रीसेंट टाइम, ये डेटा इन्होंने यूज किया है। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है कि आपका डोमेस्टिसिटी और डिटैचमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है। तो हम डोमेस्टिसिटी और डिटैचमेंट की बात करें तो डोमेस्टिसिटी इज गृहस्थ जीवन, जहां आपका परिवार, बच्चे हैं, आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हो। एंड डिटैचमेंट इज जब आप सब कुछ छोड़ के, त्याग करके एक अलग लाइफ जी रहे हो। तो हिंदू सोसाइटी ने दोनों चीजों के बारे में फोकस करा है, डोमेस्टिसिटी के बारे में भी एंड डिटैचमेंट के बारे में भी। अब यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित को इन्होंने एक नाम दिया, वो नाम यहाँ पे दिया है भाटी भट्ट। अलग अलग तरीके से ये नाम दिया गया है। और ये वो लोग होते थे जो लर्न पर्सन होते थे, मतलब रिचुअल्स, रीति रिवाज, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, कांड, ये सब चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं। अब इसी को इन्होंने फर्दर अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करा। उसमें आपका एक कंसेप्ट आता है पेरेंटहुड का। पेरेंटहुड की बात करें तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। मींस इफ वुमेन कैन नॉट गिव बर्थ, मतलब बेरन वर्ड यूज किया जाता है ना, अगर वो बर्थ नहीं दे पा रही है एक चाइल्ड को, तो ये एक माना जाता था कि एक तो या तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम, या फिर कोई कर्ज है, या फिर कोई श्राप है जिस वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब जिस वजह से ये चीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती थी। ऑब्वियस बात है, आज इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई है फिर भी ये चीज इतनी कॉमन नहीं है सोसाइटी में। तो आप सोचिए, वो तो एक पंडित ग्रुप कैटेगरी की एक सोसाइटी को यहाँ पे लेके चल रहे थे, और कितने टाइम पुरानी उनकी स्टडी रही होगी। तो यही चीज है, बैरन जो है नॉट एक्सेप्टेबल एंड कार्मिक रीजन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है। ये 2 चीजें इन्होंने कैटेगराइज की, या तो कोई फिजिकल डिफिशियंसी है, कोई बीमारी, कोई कमी है शरीर में, या फिर ये कर्ज है, ये श्राप है एक तरीके का। क्या वर्ड उन्होंने टर्म यूज करे, देखो मुश्किल नहीं है लाइन याद करना, लेकिन लिख देंगे तो एक अच्छा सा एनरिचमेंट और कंटेंट मिल जाएगा आपके आंसर को, कि मेल सीड हैज ऑल द न्यूट्रिएंट, मेल सीड्स में सारी न्यूट्रिएंट है, और मदर का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो उसके लिए सॉइल का काम करता है, सो दैट वो सीड, वो बीज पनप सके और वो जाके एक बच्चे का रूप ले लेता है। यही बात यहाँ पे की गई है। मेल सीड हैज ऑल न्यूट्रिएंट एंड मदर मेंस्ट्रुअल ब्लड एक्ट एज अ सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड।
नेक्स्ट ही सेड दैट पेरेंट्स जो हैं और चिल्ड्रन जो है वो धर्म के रिलेशन से जुड़े होते हैं। मदर को आप एक डिवाइन पावर, मतलब मदर को हम बोलते हैं ना कि माँ जो है पूजनीय है, एक दर्जा देते हो, आप देवी का दर्जा देते हो, तो वो एक डिवाइन पावर कंसीडर की जाती है। एंड फादर के साथ एक आपका मॉरल और एक आपका मेटीरियलिस्टिक कनेक्शन। देखो मेटीरियल मतलब सब कुछ प्रोवाइड करना उनका काम होता है, एक बेसिक घर देना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, आपकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनका काम है, और एक मॉरल कनेक्शन उनके साथ आपका जुड़ा होता है। सो दिस इज अबाउट द पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ भाटी या भाटिल हम देखें तो जो उन्होंने एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पे बोला कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंस थी ना वो आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी इनर सेल्फ को दी गई। बोला गया कि आत्मा, आज भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, फिजिकल चीजों से ज्यादा अंदर से क्लियर रहना, अंदर से क्लीन होना जरूरी है। देखिए कभी बीमारी भी होती है, बीमारी में आउटर हीलिंग से ज्यादा इनर हीलिंग, चोट लग जाती है, बाहर खरोच आई है, हल्दी वाला दूध दिया जाता है, बिकॉज इंटरनल चीजें क्लीन रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया अंदर से बॉडी की बात, बट कई बार आप देखते हो मेडिटेशन, योगा, इन सब को प्रमोट किया जाता है, बिकॉज माइंड को काम रखना, माइंड को एक साउंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी इनर सेल्फ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि आपकी जो आत्मा है उसको क्लीन रखना फिजिकल पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दी गई इनर सेल्फ और आत्मा, एंड कंसीडर्ड इट टू बी द सुपीरियर टू फिजिकल पार्ट। इनर सेल्फ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, शरीर फिर भी आपका कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा अगर क्लियर है, इच्छा शक्ति है, तो आप जीरो पे पहुंच के सब कुछ खत्म करके भी एक बार रैक्स टू रिचेस जैसे बोलते हैं ना, ये वहां से भी बहुत ऊंचा उठ सकते हो। करंट डिफिकल्टीज बोला गया, मानते हैं यहाँ पे कि जो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज चल रही हैं, ये क्यों है, क्योंकि पिछले जन्म में बोल नहीं देते जनरली कि यार पुराने जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, अच्छे कर्म करो इस जन्म में, सो दैट यू विल गेट अ गुड लाइफ आफ्टर डेथ, अच्छी जिंदगी चल सके, वरना अपने बुरे कर्मों का फल जो है वो आपको भोगना पड़ता है, वो परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। सो दिस इज लाइक कि आपकी जो लाइफ में डिफिकल्टीज, परेशानियां ये सब चल रही हैं, दिस इज ड्यू टू योर प्रीवियस लाइफ। ये लोग किस पे, ऑस्पिशियसनेस एंड इनऑस्पिशियसनेस पे भी बिलीव करते थे कि भाई शुभ और अशुभ का कंसेप्ट, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है। अगर आप इस तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम नहीं बोलते बिल्ली ने रास्ता काट दिया, निकलने से पहले छींक आ गई, देयर आर समथिंग, ये अगर आप घर पे लटकाओगे आपके लिए शुभ होगा। तो यहाँ पे ये ऑस्पिशियसनेस एंड इन ऑस्पिशियसनेस का कंसेप्ट भी देखने को मिलता था। पंडित आर सपोज टू एक्सेप्ट ऑल मिसफॉर्चून जॉयफुली। भाई अगर दिक्कतें आ रही हैं बहुत काम रह के, जैसे गौतम बुद्ध, आप एक स्माइल देखते हो, आप एक रिलैक्स देखते हो, तो लाइफ में डिफिकल्टीज भी आ रही हैं तो उसको पॉजिटिवली डील करो। यू आर नॉट सपोज टू एक्ट एग्रेसिवली और आप डिप्रेस हो जाओ, परेशान हो जाओ, लाइफ खत्म करने की बातें करने लगो। दिस इज नॉट हाउ यू शुड एक्ट और रिस्पॉन्ड। क्लियर? आपको एक पॉजिटिव वे के साथ चीजों को लेके एक्ट करना है, एंड शुड बी रेडी टू सरेंडर वन सेल्फ टू द गॉड। और अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समर्पित मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ खत्म करने की बात है, कि आप छोड़ दीजिए कि देयर इज अ परमात्मा, देयर इज अ गॉड हु विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। वो आपके लिए जो है लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ही विल टेक यू टू द राइट पाथ, वो आपको एक राइट पाथ की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। 3 फायर्स की बात, मतलब और प्लस ईगोइस्टिक और मॉरली करेक्ट, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए एंड मॉरली करेक्ट होना चाहिए, ये बात बोली। 3 फायर होती है डोमेस्टिक लाइफ में। एक तो फायर जो हर्थ में, मतलब जिससे खाना मिल रहा है आपको, चूल्हे चौकी में आपकी जो आग जल रही है, वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। देखो जब आप यज्ञ करते हो, याचना करते हो, पूजा पाठ कराते हो, डेथ होती है किसी की तब जलाते हो, तो अलग अलग रिचुअल्स में भी तो आप फायर को यूज कर रहे हो। बिल्कुल पूजनीय माना जाता है ना उस चीज को, पूजा में आप उसको पवित्र रूप में एक चीज की तरह देख रहे हो वो। या थर्ड इज फायर इनसाइड, एक इनसाइड जो एक बोलते हैं ना कि यार मोटिवेट, आप देखते हो जब भी लाइफ में डाउन फील कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, क्यों? एक अंदर एक आपकी क्या होता है, एक मोटिवेशन आती है। ऑल दो ठीक है थोड़ी देर के लिए आती है, फिर वही बिल्कुल ठंडे हो जाती है, बट कहते हैं ना बिल्कुल आग होनी चाहिए अंदर, जील होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग तरीके आप यूज करते हो। तो वो जो अंदर एक आग होती है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, कुछ नया करने की, नया सीखने की। लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को, यहाँ पे उन्होंने जो कश्मीरी पंडित थे उनसे कनेक्ट किया इस चीज को। नेक्स्ट बात आती है लाइफ साइकिल रिचुअल्स की। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप लोग एक्सप्लेन करोगे। बाय लाइफ साइकिल रिचुअल टी.एन. मदान want to explain the daily routines and the, मतलब डेली के जो काम थे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेली रूटीन एंड द रिचुअल दैट आर परफॉर्म्ड इन द कश्मीरी पंडित ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। उनकी लाइफ टाइम में जो भी रिचुअल परफॉर्म किए जा रहे थे वो उन्होंने बात की। हर रिलीजन, हर कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो बात की है, अगेन क्वेश्चन ने कश्मीरी पंडित बोला है तो हमें उस अकॉर्डिंग ही चीजें लिखनी है,
ठीक है, बहुत से लोग, बहुत से रिलीजन में जो मैं बोलूंगी ये चीजें परफॉर्म होती होंगी, तो दे कैन कनेक्ट विद दैट। ठीक है, एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके मरने तक आप बहुत अलग अलग रिचुअल परफॉर्म करते हो। जन्म लिया, खाना खिलाओगे, बाल कटवाए जाते हैं, मुंडन होता है मतलब बेसिकली, उसके अलावा शादी हो रही है, डेथ के टाइम पे जो रिचुअल परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये सब चीजें। तो पहले तो ये बता दोगे कि बाय लाइफ साइकिल रिचुअल क्या टीएन मदान बोलना चाह रहे हैं, फिर कुछ लाइफ साइकिल रिचुअल मतलब लिख भी दोगे। लाइक 11th डे ऑफ द बर्थ ऑफ अ बेबी, मतलब होता है ना बच्चा पैदा हुआ उसके कुछ दिन बाद हवन कराते हैं हम, ये सब चीजें, तो वो 11th डे ऑफ द बर्थ। अन्नप्राशन, जब आप उसे खाना खिलाते हो। नेक्स्ट जरा कसाई, मुन्नन, ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस, ये आपको एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। जरा कसाई मुन्नन का टाइम होता है व्हेन द हेयर्स ऑफ द चाइल्ड इज शेप्ड, आप इसको तरीके से इसको लिखोगे। अन्नप्राशन, व्हेन चाइल्ड इज गिवन द सॉलिड मील, देखो दूध वूध ये सब तो बच्चा पीता रहता है, लेकिन जब आप उसे प्रॉपर खाने के लिए कोई सॉलिड मील मतलब ये नहीं पिज्जा बर्गर ले जाके बच्चे के आगे रख दिया, एक बेसिक खाना आप उस बच्चे को फर्स्ट टाइम खिला रहे हो, सॉलिड मील फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होता है अन्नप्राशन। यज्ञोपवित्रा, जब आपका एक जनेऊ होता है, कॉटन का जो थ्रेड होता है जिसको आप बिल्कुल मतलब पूजनीय मानते हो, कॉटन थ्रेड, वो पहनाया जाता है। मैरिज एक रिचुअल है, एंड आफ्टर डेथ भी काफी रिचुअल परफॉर्म की जाते हैं। तो यहां से लेके पूरी लाइफ साइकिल रिचुअल इस तरीके से चलते हैं। नित्य कर्मा का क्या मतलब होता है? नित्य कर्मा मतलब डेली लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। प्लस ये जो थे, उन्होंने बोला कि ये लोग सन्यासी जीवन पे बिलीव करने की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा देखा गया कि ये कर्म धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन किस में स्टिक टू रह के, गृहस्थ जीवन में बंधे रह के ये बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी। अब मैंने बताया ऑस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी पे ये लोग बिलीव करते थे, राइट? तो यहाँ पे शुभ और अशुभ की बात होती थी। कुछ चीजें हैं लाइफ में जिसे ये मानते थे कि वो शुभ रहती हैं, लाइक मैरिज एक शुभ इवेंट है, किसी बच्चे का जन्म लेना एक शुभ इवेंट है। प्लस एक सही प्लेस या सही डायरेक्शन में चीज होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं क्या कि इस तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस तरफ बैठ के पढ़ना चाहिए, घर के इस तरफ ये चीज रखी होनी चाहिए, मंदिर जो है वो इस तरफ होना चाहिए। तो एक सही प्लेस चीज की, सही डायरेक्शन में चीजें हों, ये इस चीज पे भी बिलीव रखते थे। मैरिज और बर्थ शुभ इवेंट माने जाते थे। बर्थ में भी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी लाइफ में आप देखते हो ना, जन्म पत्री बनवाते हैं, किस ग्रह में कौन सा ग्रह किस समय था, उस अकॉर्डिंग आगे की लाइफ की उसकी चीजें हम मतलब लाइफ में क्या पॉजिटिव रहने वाला है, कैसा टाइम है, ये सब कुछ मतलब डिसाइड किया जाता है। ये आई होप यू आर गेटिंग दिस कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। डेथ को एक इन ऑस्पिशियस मोमेंट माना जाता है, लेकिन माना जाता है कि अगर डेथ अच्छे समय पे अच्छे तरीके से अगर किसी की डेथ हुई है, मतलब जब आपने अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लिया, आपने शरीर के आपके शरीर को बहुत झेलना नहीं पड़ा, एक अच्छी जगह अच्छे दिन अगर आपके प्राण गए हैं, अगर आपकी डेथ हुई है, तो वो एक अच्छी डेथ मानी जाती है। वहीं अगर कोई पर्सन बहुत सफर कर रहा है और उसके बाद उस पर्सन की डेथ हो रही है, बहुत ही ज्यादा मतलब मान लो बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया एंड देन पर्सन बहुत परेशानी में रहा फिजिकली मेंटली, तो वो एक अच्छी डेथ, और कम एज में किसी की डेथ हो गई है, सो दीज डेथ आर नॉट कंसीडर्ड एज गुड डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे विडोहुड को भी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट माना गया है। अब यहाँ पे आया है नोशन ऑफ एसेटिज्म एंड इरोटिज्म। यहाँ पे होता है वैराग्य जीवन एंड सेक्सुअल डिजायर। अब इस बात को अलग अलग तरीके से ना उन्होंने टी.एन. मदान ने बहुत सी मतलब नॉवल के थ्रू यहाँ पे बात करने की कोशिश की है। 2-3 अलग अलग नॉवल है और दोनों तीनों नॉवल में ना कुछ स्टोरीज हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट टेलिंग यू द होल स्टोरी, बिकॉज स्टोरी में ही हमें तो 10 मिनट लग जाएंगे अगर कहानी सुनाऊंगी। तो कहानियां कभी और किसी क्लास में देखेंगे। अभी जस्ट मैं कंक्लूड कर दूंगी कि वो बेसिकली उस कहानी से आपको लास्ट में बताना क्या चाह रहे थे। इफ यू हैव टाइम तो बुक से स्टोरी पढ़ लेना। जो नीरज पब्लिकेशन की बुक होगी आपके पास उसमें भी होगी, इग्नू की बुक है उसमें भी है, ठीक है, बट यहाँ पे स्टोरी पूरी नहीं बात करेंगे। तो नॉवल थी चित्रलेखा, जो किसने लिखी थी? भगवती चरण वर्मा ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने पाप और पुण्य की बात की है। और पाप और पुण्य को लेकर उन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। समटाइम आप किसी चीज को कह रहे हो कि दिस इज पाप, बट उस टाइम पे जरूरत थी उस चीज को करने की। आप कह रहे हो किलिंग ऑफ समवन इज, मतलब फॉर आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, किलिंग ऑफ द एनिमल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पाप, लेकिन अगर वो उस टाइम आपको मारने आ रहा है या वो उस समय पे उस एनिमल से 10 लोगों की जान जा सकती है एंड देन यू किल दैट एनिमल, देन वो एक पाप का एक्ट नहीं हुआ ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे पाप एंड पुण्य की बात होती है। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ संस्कार। संस्कार वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अनंत मूर्ति ने इस चीज को मेंशन करा एंड लेटर ऑन इंग्लिश में इसे ए.के. रामानुजन ने ट्रांसलेट करा। अब मैंने आपको लाइफ साइकिल रिचुअल बताया ना फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो यही चीज है एक मतलब यहाँ पे लाइफ में बर्थ से लेके डेथ तक कितने तरीके के जो इवेंट आप परफॉर्म करते हो, संस्कार आप परफॉर्म कर रहे हो। संस्कार मतलब यहाँ पे आपके ट्रेडिशन की बात नहीं की गई है, लाइक बर्थ, मैरिज, डेथ, जनेऊ वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया। तो देयर आर टोटल 16 संस्कार, ये टोटल 16 इवेंट है जो परफॉर्म किए जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया कि आपकी जो सिचुएशन है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आपकी मॉरल चॉइस को डिसाइड करती है। देन एक स्टोरी थी ययाति की, ये एक और नॉवल थी जो विष्णु संग्राम ने लिखी थी एंड उसको लेटर ऑन जो था मोरेश्वर तपस्वी ने ट्रांसलेट करा था हिंदी में। इन्होंने भी यही बताया कि जो आपका मॉरल नेचर होता है, देखो मोरालिटी की जब आप बात करते हो ना, समटाइम वो डुअल नेचर की होती है। एक एंगल से आप देखते हो तो आपको कोई और पर्सपेक्टिव दिखता है एंड दूसरे एंगल से वील सी सम अदर पर्सपेक्टिव। और दोनों पर्सपेक्टिव जरूरी नहीं है कि हर टाइम ऐसा हो कि एक पर्सपेक्टिव सही और गलत है। दोनों पर्सपेक्टिव अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में क्या सही है वो चॉइस हमें लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है, अब इग्नू से आप लोग स्टडी कर रहे हो, सब लोगों ने ओपन से स्टडी की, क्यों? बिकॉज लाइफ में आपको या तो आप लोग कुछ और रेगुलर कोर्स कर रहे हैं या फिर आप लोग कहीं ना कहीं जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप चाहते थे रेगुलर पढ़ना, लेकिन आप नहीं कर पाए, आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ा बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग एल्स। तो वो उस सिचुएशन की डिमांड थी, वो सिचुएशन की डिमांड थी। तो सम टाइम आपकी चॉइस जो होती है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। ये चीज इन्होंने पूरी ययाति की स्टोरी, कभी और बात करेंगे, ये पूरी नॉवल तो नहीं पढ़ सकते ना हम शॉर्ट में इन स्टोरी का जो कंक्लूजन था ना, वी विल डिस्कस दैट। अभी के लिए रिक्वायर्ड इतना डिटेल नहीं है क्योंकि अभी आप लोग बुक पढ़ नहीं पा रहे हो, तो नॉवेल्स और पूरी डिटेलिंग पढ़ना तो थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। आपको एक कंटेंट और कंक्लूजन यहाँ पे दिया जा रहा है आंसर की फॉर्मेट में। नेक्स्ट लिविंग एंड डाइंग की बात करी, कुछ मुश्किल नहीं बोला है, ये मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ उतनी देर में कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग डेथ जो है वो भगवान की मर्जी बोली जाती है। ठीक है, कि ये एक डिवाइन विश है, भगवान ने आपको जिंदगी दी है और माना जाता है कि जिंदगी जो लेना है वो भी उन्हीं का काम है। एक अच्छी डेथ के लिए मैंने बताया, अगर सही प्लेस पे सही तरीके से अगर किसी की जो डेथ हुई है तो उसको एक अच्छी डेथ माना जाता है कि गुड प्लेस, गुड टाइम, गुड फिजिकल कंडीशन में अगर आपकी डेथ हुई है देन इट इज कंसिडर्ड एज गुड डेथ। और माना जाता है कि अगर किसी के प्राण बिल्कुल हाउस होल्ड में घर पे ही डेथ हुई है तो इट इज अ बेस्ट प्लेस टू डाई। बट वही है, ये नहीं कि बिल्कुल यंग एज में किसी की डेथ हो गई है और घर पे डेथ हुई है तो आप बोलोगे इट इज अ गुड मतलब डेथ। नहीं, बोला क्या गया है, बेस्ट टाइम, बेस्ट प्लेस, सब कुछ चीजें यहाँ पे कंसीडर करके जो है कंसीडर की गई हैं। बैड डेथ होती है, बोला जाता है कि वो आपका वही कार्मिक रिलेशन से कनेक्ट करा है, बैड कर्मा, प्रीवियस जो आपकी लाइफ रही, प्रीवियस जन्म रहा, उसके कारण उसमें जो बुरे कर्म करे उसका फल भुगतना पड़ रहा है, ये सब चीजें बोली जाती हैं। प्रलय बोला गया कि कलेक्टिव डेथ ऑफ मासिव पीपल, मतलब यहाँ पंडित की बात करें तो ये अपने ग्रुप को कैटेगराइज करके बोलेंगे तो प्रलय वर्ड को भी मेंशन किया गया है। अब गॉड ही है जो बर्थ देते हैं और बर्थ वापस मतलब जान जो है ये वापस ले सकते हैं, मतलब डेथ जो होती है। उसके बाद यहाँ पे रिचुअल आफ्टर डेथ को भी थोड़ा थोड़ा हमें परफॉर्म करना है। डेथ के बाद जो फैमिली होती है वो कुछ दिन के रिचुअल परफॉर्म करती है, आपको पता है 11-12 दिन का पूरा रिचुअल चलता है, सो दैट स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस एंड जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसको थोड़ा सा उसके सोल को क्या मिल सके, उसके सोल को शांति मिल सके। सो दिस इज रिचुअल आफ्टर डेथ। एक दो लाइन थोड़ा सा चाहो तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हो, बट आई थिंक 20 मार्क्स के कंटेंट में हम काफी कुछ लिख देंगे ऑलरेडी अगर आप इतना भी प्रेजेंट कर दोगे तो। और डेथ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। हमने देखा बर्थ से लेके डेथ तक ये पूरी लाइफ साइकिल रिचुअल चलते हैं एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हमने टी.एन. मदान का नॉन रिनंसिएशन का कंसेप्ट इस 15-16 मिनट की वीडियो में आई थिंक हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 20 मार्क्स आते हैं, आप इतना समझ के इतना भी लिखाते हैं तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज थी, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इनकेस फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके इसको क्लियर कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।